हेलो फ्रेंड, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हमको ये जानना है कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। मेटल्स सॉलिड्स होते हैं जनरली, लेकिन मरकरी मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक्सेप्शन है मरकरी का। मेटल्स आर जनरली हार्ड, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे लिथियम एंड सोडियम। लिथियम सोडियम एक्सेप्शंस हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मैलेबल एंड मेटल्स आर डक्टाइल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। मैलेबिलिटी का मतलब है अगर किसी मेटल को हम पीट करके पतली पतली शीट में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग, इफ वी कैन कन्वर्ट ए मेटल इनटू थिन शीट, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। देन डक्टाइल। डक्टाइल इज द नेचर ऑफ मेटल बाय व्हिच वी कैन ड्रॉ ए वायर फ्रॉम मेटल। डक्टाइल वो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी मेटल्स से हम पतली पतली तारे बना सकते हैं, पतले तारे खींच सकते हैं। तो मेटल्स में मैलेबिलिटी होता है और मेटल्स में डक्टाइल नेचर होता है। मेटल्स को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और मेटल्स को से हम वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने की क्षमता होती है। जैसे मैंने बताया कि गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा है, ऐसे ही सिल्वर और कापर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। सिल्वर एंड कापर्स हैव वेरी हाई कंडक्टिविटी। मेटेलिक लस्टर। मेटल्स के सरफेस चमकदार होते हैं। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेसेस एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ शोइंग शाइनिंग सरफेसेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मेटल के सरफेस शाइनिंग होते हैं, चमकदार होते हैं, और उनके मेटल्स किस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं? मेटेलिक लस्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है अगर किसी मेटल को हम हैमर करते हैं, किसी हथौड़े से पीटते हैं, तो वो आवाज़ उत्पन्न करता है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन हैमर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस प्रॉपर्टी। इसको हम सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑल मेटल शोज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एग्जाम्पल है गैलियम और सीजियम। ये एक्सेप्शंस हैं। गैलियम और सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। इवन इनको अगर अपने हम हाथ की हथेलियों पर रख दें तो ये रूम टेम्परेचर पर ही मेल्ट होने लगते हैं। तो गैलियम और सीजियम को छोड़ करके बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होते हैं क्योंकि उनकी इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। दे हैव स्ट्रांग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग। They have strong intermetallic bonding, that's why they have high melting points and boiling points. तो ये बात हो गई मेटल्स के प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी और उनमें कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है जनरली सॉलिड्स जनरली दे आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस। मेटल्स या तो सॉलिड होते हैं और या फिर गैस होते हैं।
लिक्विड स्टेट में जनरली नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक्सेप्शन है ब्रोमीन का। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है डायमंड का। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन व्हिच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है। कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि यहाँ पर डायमंड के रूप में पाया जाता है और वो बहुत ही हार्ड होता है। तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एंड ब्रिटिल एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड में ये सॉफ्ट ना होकर के हार्ड होता है। यहाँ एक क्वेश्चन उठता है एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जब कोई एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा, जब कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा रूपों में पाया जाता है। When an element exists in two or more than two stable forms, then these stable forms are called allotrop and this phenomena is called allotropy. जब कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म्स में पाया जाता है तो हम उस एलिमेंट्स के इन स्टेबल फॉर्म्स को एलोट्रॉप कहते हैं और इस फेनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इज आल्सो द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड व्हिच शोज कंडक्टिविटी। कार्बन जनरली 3 रूपों में पाया जाता है। एक को हम ग्रेफाइट कहते हैं, कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड और तीसरा है बकमिस्टर फुलरेन। ये तीनों रूप स्टेबल फॉर्म्स हैं कार्बन के और इन तीनों को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट जो एलोट्रॉप है कार्बन का वो जो है गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का गुड कंडक्टर है। इस नेक्स्ट पॉइंट है नो लस्टर। नॉन मेटल्स आर जनरली हैविंग नो लस्टर। नॉन मेटल्स में कोई लस्टर नहीं होता, कोई चमक नहीं होती, इनके सरफेस पर कोई चमक नहीं होती, इनके सरफेस शाइनिंग सरफेस नहीं होते। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है आयोडीन का। आयोडीन शोज लस्टर। आयोडीन का जो सरफेस है वो लस्टरस है। ये तो बात हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए इस स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जब भी एयर के साथ में रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ एयर दैट इज ऑक्सीजन देन इट गिव राइस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस एग्जांपल से ये बात स्पष्ट है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद देखे गए हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स बेस की तरह से भी काम करते हैं और एसिड की तरह से भी काम करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। सम मेटल ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड और बेस दोनों के बिहेवियर को शो करते हैं। दे कैन रिएक्ट विथ एसिड, दे कैन रिएक्ट विथ बेस, दे कैन बिहेव एज एसिड, दे कैन बिहेव एज बेस। सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लें, बेस के साथ भी रिएक्शन कर लें, जो एसिड की तरह से भी बिहेव करें और बेस की तरह से भी बिहेव करें, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके
एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ और बताते हैं। रिएक्शन देख लीजिए, एक एग्जांपल है इसका। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। यही एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और वाटर बनाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड when react with acid then they give rise salt and water. Similarly, aluminum oxide, amphoteric oxide react with base to give rise salt and water. तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं अगर इन्हें एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए या बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने की वजह से एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अब हम बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अधिकांश मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड को ही हम एल्कलीज कहते हैं। एल्कलीज आर बेसिस, मैं इसके बारे में वीडियो दे चुका हूँ। एल्कलीज आर बेसिस, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो सोडियम ऑक्साइड की बात करें, पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें, ये कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो वाटर के साथ में रिएक्शन करके एल्कलीज बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव राइज सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव राइज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव राइज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर में रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एल्कलीज होते हैं। जनरली ये मेटल्स ऑक्साइड मोर रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड ऑक्सीजन। कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो इन सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे। कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको नोट कीजिए। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। सभी मेटल्स सेम रेट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। कुछ मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ में मोर रेट के साथ में रिएक्शन करते हैं, कुछ होते हैं स्लोली रिएक्शन करते हैं, कुछ होते हैं मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। तो इसमें आप देखिए, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। अगर हम सोडियम और पोटेशियम जैसे मोर रिएक्टिव मेटल्स को ओपन स्पेस में रख दें तो ये एयर के साथ में बहुत ही विगोरसली, बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं, बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, बहुत ही शीघ्रता से रिएक्शन करते हैं। इसी वजह से हम इन सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि इसका कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में ना हो। हैंस टू प्रोटेक्ट देम and to prevent accidental fire they are kept immersed in kerosene oil। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, why sodium and potassium are kept in kerosene oil। तो इसका कारण यही है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट so vigorously so that they catch fire when they are kept in open, that's why they are kept in immersed state in the kerosene oil। Next, at ordinary temperature, the surfaces of magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with thin layer of their oxide। रूम टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मैग्नीशियम की सरफेस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर से कवर होती है, एल्युमिनियम की सरफेस एल्युमिनियम ऑक्साइड के लेयर से कवर होती है,
जिंक की सरफेस जिंक ऑक्साइड लेयर की सरफेस से कवर होती है और लेड की सरफेस लेड ऑक्साइड के लेयर से कवर्ड होते हैं, PbO या फिर PbO2 के सरफेस से कवर होते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड्स की लेयर होती हैं ये पैसिव लेयर होती हैं, इन पर ना तो एसिड का कोई इफेक्ट होता है और ना ही बेस का कोई इफेक्ट होता है। इसीलिए ये ऑक्साइड की लेयर मेटल्स को फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। इसी पॉइंट को लिखा गया है पॉइंट नंबर 2 में। At ordinary temperature, the surface of magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with thin layer of oxide. The protective oxide layer prevent the metal from further oxidation. इसीलिए इन मेटल्स पर ऑक्सीडेशन का रेट बहुत ही स्लो होता है। जब इनको हम ओपन सरफेस में रखते हैं, ओपन प्लेस में रखते हैं, तो जितनी तेज़ी से सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करते हैं उतनी तेज़ी से ये रिएक्ट नहीं करते। इनकी रिएक्टिविटी का रेट कम होता है, इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इनका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। आयरन मेटल को अगर हम सीधे फ्लेम के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो नहीं जलता है, क्योंकि उसके सरफेस पर भी आयरन ऑक्साइड की लेयर पड़ी होती है। लेकिन जब हम इसी आयरन को पाउडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, इसका पाउडर बना करके और फ्लेम ऑफ फायर पर हम स्प्रिंकल करते हैं, डालते हैं, तो ये बड़ी तेज़ी से जलता है। कापर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कापर जो है आसानी से बर्न नहीं होता। कापर मेटल को जब हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड लेयर बन जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर एंड गोल्ड इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है और इस वजह से ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते। इवन एट हाई टेम्परेचर, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी ये रिएक्ट नहीं करते। तो ये कुछ रिलेटिव रिएक्टिविटी है। सोडियम पोटेशियम मेटल्स की रेट ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ज़्यादा है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। आयरन रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इसके पाउडर को डालने पर फ्लेम पर ये रिएक्ट करते हैं। कॉपर रिएक्ट नहीं करते, अगर इसको हीट करेंगे तो ब्लैक कलर का ऑक्साइड लेयर इसकी सरफेस पर पड़ जाएगा। सिल्वर और गोल्ड जो है हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं करते। नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें देखिए मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। किसी भी मेटल को अगर हम वाटर में रख देते हैं तो धीरे धीरे मेटल उस वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन ये रिएक्टिविटी भी जो है सेम रेट पर नहीं होती। हर मेटल्स का रेट ऑफ रिएक्शन वाटर के साथ डिफरेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी। तो मेटल फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देन दिस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव राइस मेटल हाइड्रोक्साइड। पहले मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बाद में मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में अगेन रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब इसको इस प्रकार से आपको हम बता सकते हैं। 2 सोडियम मेटल प्लस वाटर गिव राइस Na2O प्लस हाइड्रोजन गैस। पहले स्टेप में सोडियम वाटर साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। सेकंड स्टेप में वही सोडियम ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले फर्स्ट स्टेप में मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और सेकंड स्टेप में वही वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइस मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे। सो 2
सोडियम मेटल ओवरऑल रिएक्शन में देखेंगे तो आपने 2 सोडियम मेटल्स को लिया है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस्तेमाल किया है और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है फाइनली वो 2NaOH प्लस 2H2 गैस का बनना है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड वाटर। अब वाटर के साथ में कोई मेटल ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है, कोई मेटल कम तेज़ी से रिएक्शन करता है, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ में वायलेंटली रिएक्ट करता है। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। सोडियम एंड पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ में, इवन कोल्ड वाटर के साथ में वायलेंट होता है, बहुत ही तेज़ होता है और साथ साथ में एक्सोथर्मिक होता है। मतलब वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बहुत सारी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इसके पहले हम लोगों ने अभी स्टडी किया था कि मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फिर वही मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब चूँकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन गैस के साथ साथ में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन वायलेंट है, तेज़ी से हो रहा है, इस वजह से इसमें हाइड्रोजन गैस के साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस एक फ्लामेबल गैस है। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और साथ साथ में अगर हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रोजन गैस उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हीट से बर्न होने लगता है। इसीलिए जब भी हम सोडियम एंड पोटेशियम को वाटर में डालते हैं तो फायर होने लगता है, आग जलने लगती है। इट मे कैच फायर। सो द रिएक्शन इज वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। तो सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ में वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक होता है और इसी वजह से हम सोडियम पोटेशियम को मॉइस्चर फ्री एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि अगर ये एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे, मॉइस्चर फ्री कंटेनर में नहीं रखेंगे तो सोडियम पोटेशियम मेटल मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके, वाटर के साथ में रिएक्ट करके जो है एक्सप्लोजन कर सकते हैं और इससे कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। और उस एक्सीडेंट से बचने के लिए, उस फायर से बचने के लिए हम सोडियम पोटेशियम जैसे मोर एक्टिव मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। कैल्शियम की रिएक्टिविटी पोटेशियम सोडियम की कंपेरिजन में कम होता है। यही वजह है कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन लेस वायलेंट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैल्शियम और वाटर का कम होता है इन कंपेरिजन टू पोटेशियम एंड सोडियम। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। रेट ऑफ रिएक्शन कैल्शियम और वाटर के साथ स्लो होने की वजह से जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान अमाउंट ऑफ हीट निकलती है वो हीट एनर्जी कम होती है और इस वजह से लेस सफिशिएंट हीट एनर्जी होने की वजह से हाइड्रोजन गैस फायर नहीं करता, हाइड्रोजन गैस नहीं जलती है। और यही वजह है कैल्शियम का वाटर के साथ में रिएक्शन होने पर कोई फायर नहीं होता, कोई एक्सीडेंट जैसी होने घटना नहीं होती और ये रिएक्शन जो है एक्सीडेंट को आमंत्रित नहीं करता है। नेक्स्ट, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग। जब कैल्शियम को वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो ये कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। उसका कारण ये है कि रिएक्शन स्लो होता है। स्लो रिएक्शन होने की वजह से आप जानते हैं कि मेटल प्लस वाटर गिव राइस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब रिएक्शन स्लो होगा तो हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे प्रोड्यूस होगी और ये हाइड्रोजन गैस उस कैल्शियम मेटल के सरफेस पर छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में इकट्ठे होते रहते हैं और
इसी वजह से ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम मेटल फ्लोट करने लगता है। The bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of metal. That's why calcium start floating. Magnesium metal does not react with cold water. It react with hot water. मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से भी कम होती है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो जाता है। और यही वजह है कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। When magnesium react with hot water, then it form magnesium hydroxide and hydrogen, and it also start floating. ये भी कैल्शियम की तरह से फ्लोट करने लगता है, क्योंकि इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है और इसके भी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस के बबल स्टिक हो जाते हैं और इस वजह से ये वाटर पर फ्लोट करने लगता है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। इसका कारण है इनकी सरफेस पर ऑक्साइड लेयर का होना। एल्युमिनियम की सरफेस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, जिंक की सरफेस पर जिंक ऑक्साइड की लेयर होती है और आयरन की सरफेस पर आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। और यही वजह है कि ये पैसिव ऑक्साइड लेयर वाटर के साथ रिएक्शन करने नहीं देती और यही वजह है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। दे रिएक्ट विथ स्टीम, उनको रिएक्ट करने के लिए स्टीम टेम्परेचर चाहिए और जब वो रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर, देन दे गिव राइज मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से और इनके सरफेस पर मेटल ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये वाटर के साथ में इनकी रिएक्टिविटी थी। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ एसिड। मेटल एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ अध्ययन करेंगे। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव राइज साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब एक एग्जांपल देते हैं। मेटल के फॉर्म में हम सोडियम ले लेते हैं, 2 सोडियम प्लस 2 HCl, एसिड के रूप में हम HCl लेते हैं, दोनों का रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड 2NaCl प्लस H2 गैस। तो मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। सो मेटल प्लस एसिड गिव राइज साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल सरफेस मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। अगर किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किस लिए नहीं होती? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जब हम मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट के साथ में जो हाइड्रोजन गैस बनता है, इस हाइड्रोजन गैस को ये स्ट्रांग नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा साल्ट प्लस वाटर मिलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। और नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस होता है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और इट्सेल्फ वो किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। वो स्वयं जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ मेटल्स देन दे गिव राइज साल्ट एंड वाटर in place of salt and hydrogen gas because nitric acid is a strong oxidizing agent. That's why evolved hydrogen get oxidized into water and nitric acid itself get reduced into dinitrogen oxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, etc. But magnesium and manganese react with very dilute nitric acid. ये देखा गया है
मैग्नीशियम और मैग्नीज ये बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन विथ एसिड। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अदर मेटल साल्ट सॉल्यूशन। मेटल दूसरे मेटल साल्ट सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो जब एक मेटल दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब हो गया, जब कोई मेटल दूसरे मेटल साल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और ऐसे रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। इसका एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जिंक मेटल को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन के साथ अगर हम रिएक्शन करा देते हैं तो ये जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है, ये कॉपर सल्फेट के लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो जब भी हम किसी मेटल को दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कोई मेटल मोर रिएक्टिव मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डाला जाए, लेस रिएक्टिव मेटल को अगर मोर रिएक्टिव मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डाला जाए तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब बात उठती है कि कोई मेटल मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, ये कैसे जान पाएंगे? इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं कि कौन सा मेटल किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की वो सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। अब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को नोट भी करेंगे और याद भी करेंगे। पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे पोटेशियम से हम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ऊपर से नीचे तरफ जैसे जैसे हम आते हैं रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। तो गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, और पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर हम देख सकते हैं, अगर हम पोटेशियम को सोडियम मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो पोटेशियम सोडियम मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम को अगर हम मैग्नीशियम के साल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो सोडियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैग्नीशियम को पोटेशियम के साल्ट सॉल्यूशन में डालें तो मैग्नीशियम पोटेशियम को डिस्प्लेस करेगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है। मैग्नीशियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो जिस मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अगर हम पोटेशियम को मैग्नीशियम के साल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वह मैग्नीशियम को मैग्नीशियम के साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस आसानी से कर देगा। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम पोटेशियम को ऐड कर देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के कोई सॉल्यूशन में तो ये क्या बना देगा? ये बन जाएगा K2SO4 प्लस Mg, मतलब मैग्नीशियम को पोटेशियम डिस्प्लेस कर देगा। तो जो मेटल्स मोर रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट नॉन मेटल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।